Are you ready? गुड मॉर्निंग। आर यू रेडी? गेट बीटी 2022 बिल्कुल एग्जाम हमारे सिर पर है और इस एग्जाम की तैयारी के इस लास्ट फेज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चनों पर थोड़ा हाथ साफ कर लें। वो क्वेश्चन जो पहले भी आ चुके हैं, यहाँ आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो पहले एग्जाम में आए थे। गेट बीटी 2021 जो ये लास्ट एग्जाम था, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और डिटेल में उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। भाई अगर पहाड़ पे भी चढ़ना है तो ये जानना जरूरी है कि पहाड़ कैसा है और रास्ता कहाँ से गुजर के जाता है। इसीलिए आई फ्लाई का ये मानना है कि प्रिपरेशन सेफ होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी के इस पार्ट को। क्वेश्चन पेपर है 2021 का बायोटेक्नोलॉजी। यहां का जो पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, एमसीक्यू। 1 मार्क्स सही आंसर के लिए और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 1 है कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस जीनोम कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंड आरएनए, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। भाई जहां तक डबल स्टैंड डीएनए या डबल स्टैंड आरएनए की, यहां तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। जब हम कहते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए का मॉलिक्यूल जिससे पहले एक दूसरा आरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन बनेगा। तो जनरली क्या होता है कि नेगेटिव जीनोम वाले जो होते हैं, जिनका नेगेटिव सेंस जीनोम आरएनए है, तो पहले उनका ट्रांसक्रिप्शन होकर के एक और आरएनए बनता है जो कि पॉजिटिव आरएनए होगा, और फिर इससे ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनता है। लेकिन पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये वायरसेस होते हैं जिनमें सीधा का सीधा आपका जीनोम ही प्लस सेंस का आरएनए है, यानी कि इसका सीधा ट्रांसलेशन हो सकता है प्रोटीन बनाने के लिए। रही बात कोविड-19 की, भाई 2 साल पूरे हो चुके हैं। आपको याद होगा तो 2019 के दिसंबर में ये कहानी शुरू हुई थी और अब 2021 का दिसंबर चल रहा है। ये जो हॉरर है हमने अल्फा, बीटा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। आगे न जाने और क्या क्या आने वाला है। हमने लास्ट ईयर बहुत बुरा टाइम भी देखा है जब डेल्टा वायरस ने कहर बरपाया था भारत में भी और बहुत सारे दूसरे देशों में भी। आज भी न्यूज़ लगातार ओमिक्रॉन वायरस के बारे में हमें सचेत कर रही है। इंडियड शायद ही कभी कोई और बीमारी रही होगी जिसके लिए हमें इतना एजुकेट किया गया है। आज हम जानते हैं कि भाई ये कोविड वायरस जो है, इसमें सरफेस पर पाया जाने वाला स्पाइक प्रोटीन, इसी को टारगेट करके ज़्यादातर वैक्सीन बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर एम प्रोटीन भी पाया जाता है, हेमोग्लूटिनिन, एस्ट्रोरिस डाइमर भी पाए जाते हैं, ई प्रोटीन भी। ये सारे के सारे प्रोटीन एनवलप में हैं जो कि लिपिड बायलेयर का बना होता है, और अंदर जाकर के आरएनए और एन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये वायरस का स्ट्रक्चर अब सब जानते हैं। ये कोविड-19 का वायरस स्फेरिकल या फिर प्लियोमॉर्फिक एनवेलप्ड पार्टिकल है, जहां पर सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस वाला आरएनए एज अ जीनोम पाया जाता है न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के रूप में, और यहाँ काफ़ी सारी जीन्स भी हैं। वो जीन्स जो इस वायरस के रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डेल्टा वायरस था और जो ओमिक्रॉन वायरस है, इन दोनों में स्पाइक प्रोटीन में बहुत सारे बदलाव हैं। ओमिक्रॉन में बदलाव इतने ज़्यादा हैं कि करंट वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो हम यूज़ कर रहे हैं ये इसी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट थी, जिसने शक्ल थोड़ी सी बदल ली है। शक्ल बदली है लेकिन इन्फेक्शन बढ़ा दिया है। हम लोग ये भी पा रहे हैं कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन रेट एज कम्पेयर टू डेल्टा के बहुत ज़्यादा है। और इस सब कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि ये सारी जानकारी हमें न्यूज़ चैनल्स और अखबार पहले ही दे चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो क्लियर है ना कि ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 2 की बात। द एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब द यूकैरियोटिक जीन एनकोडिंग प्रीकर्सर राइबोसोमल आरएनएस, प्री राइबोसोमल आरएनए ऑफ 28S, 18S एंड 5.8S राइबोसोमल आरएनए इज। भाई देखिए, एक प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को पढ़ के आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है। याद रखिएगा, किसी भी तरह के आरएनए बनाने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बैक्टीरिया में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी तरह के आरएनए बनाता है, लेकिन जब मैं यूकैरियोट्स की बात करता हूं तो कम से कम 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हम लोग जानते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें से पॉलीमरेज 1 है जो 18S, 25S,
5.8s राइबोसोमल आरएनए बनाता है। पॉलीमरेज सेकंड मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए और कुछ नॉन कोडिंग आरएनए, जबकि पॉलीमरेज थर्ड बनाता है आपका ट्रांसफर आरएनए, 5s राइबोसोमल आरएनए। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि राइबोसोमल आरएनए सारे के सारे पोल 1 नहीं बनाता, 5s राइबोसोमल आरएनए को पोल 3 बनाता है। तो अब इस जानकारी के साथ इस क्वेश्चन को वापस देखिए और देखिए कि इन टाइप के राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है। एग्जैक्टली आरएनए पॉलीमरेज 1 है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 की। द ऑर्डर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम इज एज फॉलोज। यहां पर ये डॉट का मतलब आप जानते हैं कि ये इंडिकेशन होता है सेंट्रोमियर के लिए क्रोमोसोम में। LM है, NOPQ ये जीन के ऑर्डर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट रिप्रेजेंट अ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। भाई जहां पैरा वर्ड आ जाए समझ जाओ कि सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और अगर पेरीसेंट्रिक है तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। देखिए अगर ये सेंट्रोमियर है हमारा और मैं इस हिस्से को इन्वर्ट कर दूं तो इसे बोलेंगे हम लोग पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ था। सिमिलरली अगर इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है तो उसे पेरीसेंट्रिक कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैरासेंट्रिक में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी बदलती नहीं है, जैसा क्रोमोसोम था वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन पेरीसेंट्रिक में हो सकता है क्रोमोसोम की शक्ल ही बदल जाए, क्योंकि आपको याद होगा क्रोमोसोम की छोटी आर्म बड़ी आर्म सेम जैसी हैं। इसके बेस पर हम क्रोमोसोम के अलग अलग नाम भी रखते हैं, जैसे कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो सिर्फ क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज करने वाला पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होता है। ये अलग बात है जो हमें याद रखनी है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो देखिए शुरुआत में LM जीन थी, तो LM यहां पहुंच गई है और ये NO यहां पर है, तो ये वो हिस्सा है जो इन्वर्ट हुआ है। और इस इन्वर्जन में नोटिस कीजिए सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, तभी तो ये M जीन या O जीन कूद के दूसरे पहुंचेंगी। तो ये तो पेरीसेंट्रिक का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरे वाले केस में LM अपनी जगह पर है, सेंट्रोमियर अपनी जगह पर है, N अपनी जगह पर है, लेकिन PO ये बदल गए हैं। तो ये पार्ट है जो इन्वर्ट हुआ है और ये है आपका पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इंडिड आंसर नंबर B है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बाकी बचे हुए दूसरे ऑप्शन में यहां मैं डुप्लीकेशन देख रहा हूं, इन्वर्जन नहीं हुआ है। और एक एग्जाम्पल में और में यहां मुझे इन्वर्जन की जगह पर केवल सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है कि जीन्स खिसक गई हैं अपनी जगह से और सेंट्रोमियर में इन्वॉल्व हुआ है इसके अंदर। तो इसलिए आंसर नंबर B है जो परफेक्टली राइट है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन। तो भाई हाइब्रिडोमा क्या होता है कि हम लोग किसी चूहे वगैरह को इम्यूनाइज करते हैं, उससे हम हार्वेस्ट करते हैं स्किन की सेल्स जिसमें हमारी B सेल्स भी होंगी पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली उस एंटीजन के अगेंस्ट, और हम लोग लेते हैं माइलोमा सेल्स। इन सेल्स को फ्यूज कराया जाता है और फ्यूज कराने के लिए या तो PEG पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करेंगे या फिर एप्स्टीन बार वायरस जो कि सेल को फ्यूज कराने में रोल निभाता है। फिर जितनी भी हमारी सेल्स तैयार हुई हैं चाहे वो फ्यूज्ड हो चाहे अनफ्यूज्ड हो, इन सबको हम सेलेक्टिव मीडिया पे ग्रो कराते हैं। सेलेक्टिव मीडिया जिसे हम बोलते हैं HAT। आपको याद होगा कि HAT में जो H है ये हाइपोजेंथीन के लिए है, सिमिलरली A अमीनोपेटेरिन और T थायमीन के लिए। तो पॉइंट ये था कि जो ये हमने सेल्स ली हैं इनमें HGPRT वाली कहानी का ध्यान रखा गया है। ये ऐसी सेल्स हैं जो माइलोमा सेल्स हैं हमारी जिनमें साल्वेज पाथवे डिफेक्टिव है। तो इंडियड जब ये मीडियम में हम लोग सेल डालते हैं तो केवल वही सेल ग्रो कर पाती हैं जिन सेल्स के अंदर साल्वेज पाथवे काम कर रही हो। और आमतौर पर ऐसी सेल या तो अनफ्यूज्ड होती हैं या फिर फ्यूज्ड वाली जिनमें माइलोमा सेल प्लस आपकी B सेल दोनों मिल गई हो, और फिर फर्दर सिलेक्शन करके हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। इंडियड जब हम लोग हाइब्रिडोमा को पढ़ते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सी जीन म्यूटेटेड मिलती हैं माइलोमा सेल के अंदर और इस मीडियम का क्या क्या रोल है। जैसे कि अमीनोपेटेरिन, इसका रोल है कि ये डी नोवो पाथवे को ब्लॉक कर देती है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन।
हाइब्रिडोमा सेल कैन यूज हाइपोजैंथीन एंड थाइमिडीन। भाई क्योंकि ये टीके पॉजिटिव और HGPRT पॉजिटिव सेल्स होती हैं, मतलब इनकी साल्वेज पाथवे काम कर रही होती है और ये दोनों के दोनों साल्वेज पाथवे के सबस्ट्रेट्स हैं, तो बड़े आराम से हाइब्रिडोमा सेल्स इनको यूज कर सकती हैं। ये पॉइंट है ट्रू। डीएनए सिंथेसिस इन माइलोमा सेल इज ब्लॉक्ड बाय अमीनोपेटेरिन। अमीनोपेटेरिन डी नोवो पाथवे को ब्लॉक कर देता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की। नतीजा आपकी एटीपीज वगैरह बनती नहीं है, तो फिर डीएनए के रेप्लिकेशन भी खराब हो जाएगा। और माइलोमा सेल जो हैं इनमें साल्वेज पाथवे होती नहीं है, तो भाई डीएनए रेप्लिकेट कराने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स, इसके लिए दो पाथवे हैं, एक डी नोवो और एक साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे माइलोमा सेल के अंदर खराब कर रखी है हमने, और अमीनोपेटेरिन मीडियम में पड़ा हुआ था तो उसने डी नोवो पाथवे भी बंद कर दी। नतीजा माइलोमा सेल्स डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकती। अब ये पॉइंट भी ट्रू हो गया। अब जो सी पॉइंट है ये कह रहा है कि हाइब्रिडोमा सेल्स आर मेड टू प्रोड्यूस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। बस यहां पर एक लोचा है, ये प्रोसेस पॉलीक्लोनल के लिए नहीं है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए है। तो ये स्टेटमेंट नंबर सी इज फॉल्स। अब आती है बात डी की, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड टू फ्यूज माइलोमा सेल्स टू बी सेल्स। हाँ जी, हम लोग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या फिर एप्स्टीन बार वायरस का इस्तेमाल करते हैं सेल्स को फ्यूज कराने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है करेक्ट, असल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो कि फॉल्स होना चाहिए, तो वह है स्टेटमेंट नंबर सी। हाइब्रिडोमा सेल्स आर मेड टू प्रोड्यूस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, पॉलीक्लोनल नहीं, हम मोनोक्लोनल बनाने होते हैं। अब आती बात क्वेश्चन नंबर 9 की कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टूल्स इज नॉट यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ फॉरेन जीन इनटू अ सेल। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए है डीएनए माइक्रो अरे, बी है इलेक्ट्रोपोरेशन, सी है जीन गन और डी है माइक्रो इंजेक्शन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी टेक्निक या टूल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं बाहर के डीएनए को सेल के अंदर डीएनए डालने के लिए। देखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी प्लाज्मिड के साथ जोड़ सकते हैं, फिर अगला टारगेट होता है इस प्लाज्मिड को टारगेट सेल में पहुंचाना, जैसे हम लोग ट्रांसफेक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन टर्म्स का इस्तेमाल करके बताते हैं। अब जो ऑप्शन के अंदर हमारे पास टेक्निक रखी गई थी डीएनए माइक्रो अरे, तो भाई डीएनए माइक्रो अरे में तो हम लोग किसी भी सेल्स के द्वारा एक्सप्रेस किया गया डीएनए, मतलब उसका आरएनए निकाल लेते हैं कि कौन कौन से जीन उसमें एक्सप्रेस किए, और फिर उनको हम हाइब्रिडाइज करा के देखते हैं कि कौन कौन सी जीन एक्सप्रेस कर रही हैं। याद रखिए, यहाँ डीएनए इंसर्शन नहीं है, ये तो एक जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने का तरीका है। तो आंसर तो यही है कि भाई ये वाली टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं करते डीएनए इंसर्ट कराने के लिए, बट बाकी भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोपोरेसिस में हम लोग किसी एक सॉल्यूशन में मीडियम के अंदर बैक्टीरिया लेते हैं प्लस अपना रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड लेते हैं और फिर बिजली का झटका देते हैं। बिजली का झटका देने से मेम्ब्रेन परमेबलाइज हो जाती है और आपका रिकम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर आ जाता है, मतलब डीएनए ट्रांसफर हो गया। तो इलेक्ट्रोपोरेशन इज अ मेथड ऑफ डीएनए डिलीवरी। इसके बाद रही बात पार्टिकल गन की या जीन गन की या फिर डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन की, तो ये भी मेथड ऑफ इंटरेस्ट है जहां हम लोग डायरेक्ट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां इलेक्ट्रोपोरेशन एनिमल सेल्स के लिए या बैक्टीरिया सेल्स के लिए काफ़ी कारगर है, तो वहीं पर जीन गन हम लोग हार्ट टिश्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लांट सेल्स में डीएनए को भेजने के लिए। और भाई माइक्रो इंजेक्शन जनरली हम लोग एग सेल्स जो होती हैं या एम्ब्रियोज में डीएनए इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ एक सेल को पकड़ करके हमें काम करना है। सेल शुड बी बिग इनफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो था, तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है डीएनए माइक्रो अरे। ये वो टूल नहीं है जिसका इस्तेमाल हम लोग डीएनए डिलीवरी के लिए करते हो। क्वेश्चन नंबर 11, CRISPR का सिस्टम इज एसोसिएटेड विद adaptive immunity in eukaryote, adaptive immunity in prokaryote, innate immunity in eukaryote, innate immunity in prokaryote। भाई अगर हम आपसे कुछ साल पहले की बात करते और मैं कहता कि बैक्टीरिया के पास भी इम्यूनिटी होती है, तो हम शायद उस पर इतना सीरियसली ध्यान ना देते। लेकिन CRISPR सिस्टम ये बैक्टीरिया की सेल में डिस्कवर किया गया था। सिस्टम इस तरह का है कि जब भी कभी कोई वायरस सेल के अंदर एंटर करता है, तो वायरस के जीनोम में से कोई छोटा सा टुकड़ा निकाल करके बैक्टीरिया उसे अपने जीनोम में जोड़ लेता है, और वक्त के साथ साथ जब भी कभी उसे लगता है कि वायरस इन्फेक्शन कर रहा है, तो जो उसने ये टुकड़े जोड़ता गया है इन टुकड़ों को एक्सप्रेस कराता है। अब कोई नया आने वाला वायरस अगर इनमें से किसी टुकड़े के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर सकता है,
तो उसके जीनोम को तोड़ दिया जाता है। एक तरह का ये बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम है, और जैसे जैसे नए नए वायरस के इन्फेक्शन होंगे तो ये डीएनए की लेंथ बढ़ती जाती है, वो उसमें से और पीस जोड़ता जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये यूकैरियोटिक सिस्टम था या प्रोकैरियोटिक? तो भाई है तो प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया में इसको डिस्कवर किया गया था। आज हम इसे इस्तेमाल यूकैरियोट में भी करते हैं जीन एडिटिंग के लिए, क्रिस्पर का सिस्टम। अब लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, क्या ये अडाप्टिव इम्यूनिटी दिखाई दी आपको या इननेट इम्यूनिटी? अडाप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें जब चैलेंज आया तो उसको पहचान करके सिस्टम ने अपने आप को और तैयार कर लिया, जबकि इननेट इम्यूनिटी वो है कि सिस्टम जब पैदा हुआ था तभी जो उसके पास इम्यूनिटी थी वही इम्यूनिटी रहती है, चाहे नया किसी भी तरह का इन्फेक्शन आता रहे। तो क्रिस्पर सिस्टम में हम लोगों ने पाया कि बैक्टीरिया में जिस लॉसाई के पे ये सिस्टम तैयार होता है, तो जैसे जैसे नए नए वायरस आते जाएंगे इस हिस्से पर नए नए पीस जुड़ते जाएंगे उस वायरस के जीनोम के, और फिर बाद में ये सबको सब एक्सप्रेस करते हैं जो री इन्फेक्शन को रोकते हैं। तो नो डाउट ये अडाप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, ना कि इननेट इम्यूनिटी का प्रोकैरियोट्स में। तो क्रिस्पर सिस्टम और का सिस्टम में काफ़ी उम्मीदें हैं, हमें बहुत कुछ जानकारियां मिलती हैं और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम कई तरह की जीन एडिटिंग सीख चुके हैं। आंसर था आपका अडाप्टिव इम्यूनिटी इन प्रोकैरियोट। अब आती है क्वेश्चन नंबर 12 की बात। द प्रोसेस बाय विच इंट्रासेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर सप्लाइड फॉर लाइसोसोमल डिग्रेडेशन ड्यूरिंग न्यूट्रिएंट स्टारवेशन इज। मतलब अगर किसी सेल के पास न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाए, बाहर से न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा, तो अपने अंदर की ही चीज़ों को लाइसोसोम का इस्तेमाल करके डिग्रेड करके रीयूज कर सकता है। तो ये टेक्निक का नाम क्या, ये प्रोसेस का नाम क्या है? अपोप्टोसिस, ऑटोफैजी, या फिर फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस? तो देखिए भाई साहब, जब हम बात कर रहे हैं अपोप्टोसिस की तो कंप्लीट सेल की डेथ हो जाती है। जब हम बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की तो बाहर से आने वाले किसी एजेंट को अंदर खींच लिया जाता है। आमतौर पर ये सेल्स होती हैं या फिर कोई बड़े पार्टिकल्स। जब हम ऑटोफैजी की बात कर रहे होते हैं तो सेल के अंदर ऐसे कंपोनेंट जिनका अब यूज नहीं है या जिनका हम यूज नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, हम उनके चारों तरफ एक वेसिकल क्रिएट करके और फिर बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम उन्हें डाइजेस्ट करके हम उन्हें रीयूज कर सकते हैं। और रही बात एंडोसाइटोसिस के डिफरेंट टाइप की, तो जहां फैगोसाइटोसिस में लार्ज पार्टिकल को सेल के अंदर लाया जा रहा है, तो स्मॉल पार्टिकल को अंदर लाने के लिए पिनोसाइटोसिस है। कई बार ये आयंस वगैरह को भी लाने के लिए होता है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें कलेक्ट्रिन प्रोटीन के द्वारा कोटेड पिट के द्वारा रिसेप्टर एंड लाइगेंड्स को जोड़ करके अंदर लेके आता है। काफ़ी सारी सिग्नलिंग पाथवे में हमने ये देखा है। और कैव्यूलेट्स, इनके अंदर कैवियोलिन कोटेड प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी हद तक ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की ही तरह होता है, बस एक तरफ क्लैक्टिन की कोट है और एक तरफ कैवियोलिन की। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा कि इनमें से कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर सेल के अंदर पाए जाने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स को लाइसोसोम्स को दे दिया जाएगा डिग्रेड करने के लिए, तो भाई ये केवल ऑटोफैगी में था, अपोप्टोसिस में नहीं, फैगोसाइटोसिस में नहीं और पिनोसाइटोसिस में नहीं। अपोप्टोसिस में जहाँ कंप्लीट सेल की डेथ है तो सी और डी ऑप्शन जो है ये बाहर से चीज़ों को अंदर लाने के लिए हैं, अंदर की चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 14 की। एक ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप ना हो तो उसको क्या कहेंगे? भाई हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटीन्स अक्सर अकेले नहीं मिलते, प्रोटीन में कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। जैसे कि लाइपोप्रोटीन्स में लिपिड जुड़े होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं, सेल के सरफेस पर पाए जाने वाले ज़्यादातर प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। फॉस्फोप्रोटीन्स में फॉस्फेट ग्रुप्स, तो हीमोप्रोटीन्स में हीम, फ्लावोप्रोटीन्स में फ्लाविन और मेटलोप्रोटीन्स में मेटल के आयंस जुड़े हो सकते हैं। जब कभी प्रोटीन्स प्लस उसका जो भी कोफैक्टर है वो जुड़ा हुआ है तो उससे हम लोग होलो एंजाइम या होलो प्रोटीन कह सकते हैं, अगर वो एंजाइम था तो होलो एंजाइम। और जब उसमें वो पार्ट नहीं है तो उसे हम एपो एंजाइम या फिर एपो प्रोटीन कहते हैं। इनकम्प्लीट कह दीजिए, इनएक्टिव कह दीजिए, जो भी आप कहना चाहें। तो अब इस बात के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 था, अ प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नोन एज। तो भाई इसका जो आंसर है वो है एपो प्रोटीन। हीमोप्रोटीन तो वो था जिसमें हीम प्लस प्रोटीन था, होलो प्रोटीन का मतलब था कंप्लीट प्रोटीन, और लाइपोप्रोटीन था लिपिड प्लस प्रोटीन। तो विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप वाली कहानी तो केवल एपोप्रोटीन की है।
आपके ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 14 के। क्वेश्चन नंबर 15 है द एंजाइम विच एड्स फॉस्फेट ग्रुप टू द 3,5' टर्मिनस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इज एडिनोसिन काइनेज है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, पोलगट काइनेज है और टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डीएनए के 5' एंड पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कौन सा एंजाइम कर सकता है। 4 एंजाइम के नाम दे रखे हैं। एडिनोसिन काइनेज, ये एडिनोसिन पर फॉस्फेट ऐड करता है जिससे एएमपी बन जाए। ये डायरेक्ट डीएनए पे काम करना पसंद नहीं करता। सिमिलरली एएलपी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पाया जाता है और बहुत तरह के अलग अलग रोल निभाता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, ये वो एंजाइम है जो डीएनए के 5' को लेबलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5' पर ये है जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TDT कहते हैं, ये एक खास तरह का टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। मतलब ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जिसको डीएनए टेम्पलेट नहीं चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए। और इसका हमने सबसे कॉमन जो स्टडी किया था जब हम लोग जीन्स जैसे IgG बनाने वाले जीन, एंटीबॉडी बनाने वाली जो जीन्स होती हैं, जब उसमें हम लोग DJ जॉइनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर एक N एडिशन टर्म हम लोगों ने पढ़ी थी। N एडिशन में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टेम्पलेट, ये काम करने वाला एंजाइम टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज है। तो मतलब ये पूरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, केवल फॉस्फेट ऐड नहीं करता। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कि 5' एंड पर कौन फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, तो भाई एंजाइम का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज C। और थोड़ा थोड़ा हमने A, B और D एंजाइम्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठी कर ली। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 17 की। द सेलुलर प्रोसेस विच यूटिलाइज RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स टू ब्लॉक जीन एक्सप्रेशन इज। भाई जब भी कभी हम लोग ये RNA इंड्यूस वाली कहानी का जिक्र करेंगे तो देखिए हमारे जीनोम में ऑलरेडी माई-RNA बनते हैं और बाद में इनका SHRNA के रूप में फोल्डिंग होता है, ट्रिमिंग होती है, ये बाहर निकल करके आता है। फर्दर और ट्रिमिंग के बाद में साई-RNA बन जाता है और कुछ एंजाइम जुड़ करके ये रिस कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। यही रिस कॉम्प्लेक्स अपने इस जो उसने RNA पकड़ रखा है, इस RNA को हाइब्रिडाइज करता है टारगेट मैसेंजर RNA के साथ में और उसको डिग्रेड कर डालता है। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का ये भी एक तरीका है और इस तरीके को हम RNA इंटरफेरेंस कहते हैं। RNA एडिटिंग में RNA के मैसेज को बदला जाता है। तो RNA पॉलीएडिनाइलेशन में किसी RNA को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए पॉली A ऐड किए जाते हैं और RNA स्प्लाइसिंग तो आप जानते ही हैं जिसमें हम लोग इंट्रॉन्स रिमूव करते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसके लिए बेस्ट आंसर है आपका आंसर नंबर B, RNA इंटरफेरेंस। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग आर्टिफिशियल RNA बना के भी करते हैं वायरस के इन्फेक्शंस को ब्लॉक करने के लिए, जैसे कि हम लोग एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी के नाम से हम इस प्रोसेस को जानते हैं। सो अब आप क्या कहोगे? हम लोगों ने कहा था कि सेफ प्रिपरेशन होनी चाहिए आपके एग्जाम की, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। इन्फॉर्मेशन को आप जब गैदर करोगे तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर ध्यान रखोगे। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन किस एंगल से पूछी जाती है, तब जाकर के आप समझ पाओगे कि पढ़ने का तरीका क्या है। सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें खोल देने से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है समझदारी से। चलिए फिर अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया कीजिए। iFly के साथ ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981 पर। iFly यूट्यूब चैनल्स पर है, फेसबुक पर है, आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं iFly के साथ। मत भूलिए iFly आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह है जो आपको आपके सपनों से जल्दी से मिला देगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।